जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं विशिष्ट बालक के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर सभी लोग व्यक्तियों की बुद्धि, योग्यता, रुचि, क्षमता इत्यादि एक जैसे नहीं होती है। हर बालक किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे हर व्यक्ति का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें आज मैं चर्चा करूंगा विशिष्ट बालक के बारे में। तो आपके मन में विशिष्ट शब्द का या विशिष्ट शब्द को सुनते ही एक अलग सी सोच आती है। विशिष्ट मतलब बेहतर। अगर मैं चर्चा करूं विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, तो आप लोगों में से अधिकांश लोग बोलेंगे जो सबसे अच्छा बालक है या जो सबसे बेहतर बालक है, सबसे तेज बालक, जिसकी मानसिक स्तर सबसे तेज हो, जो सबसे पढ़ने में आगे हो, और सबको हम विशिष्ट बालक बोल सकते हैं। लेकिन मनोविज्ञान में विशिष्ट बालक का सही अभिप्राय क्या है या सही उसका मतलब क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस टॉपिक विशिष्ट बालक के बारे में। तो हम अपने शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में देखते हैं कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विशिष्ट बालक को हम अंग्रेजी में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, और इसका सही आशय हमारे शिक्षा मनोविज्ञान की भाषा में जो दिया गया है उसको मैं निम्न परिभाषाओं से परिभाषित करूंगा। उसके बाद उसके बेहतर शाब्दिक अर्थ के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान देंगे, क्रो और क्रो एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, क्रो एंड क्रो। उन्होंने इस शब्द को परिभाषित किया है कि विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। तो उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक आदि विशेषताओं से औसत बालक से भिन्न हो, उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। एकदम सामान्य सी बात है। अब तक हम क्या सोचते थे कि जो बालक सबसे अच्छा हो हर क्षेत्र में उसको हम विशिष्ट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे परिभाषा बिल्कुल बदल गई। यहाँ पे परिभाषा क्या है कि वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से भिन्न हो, विशिष्ट बालक कहलाता है। यानी वो हर बालक विशिष्ट है जो सामान्य से अलग है। एक छोटी सी लाइन जिसमें पूरा डिफिनेशन छुपा हुआ है। वो सभी बालक जो सामान्य से अलग है या भिन्न है, उसे हम विशिष्ट बालक की श्रेणी देंगे या विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, वो बालक जो सामान्य बालक से किसी भी मामले में, सामान्य बालक से किसी भी मामले में अगर वो अलग है तो वो विशिष्ट बालक कहलाएंगे। उन्होंने वहां 4 पैरामीटर दिया है क्रो एंड क्रो ने कि वे सभी बालक जो सामान्य बालक से शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से यदि अलग हैं सामान्य से, तो वो सब विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। दूसरी परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। प्रताप महोदय का कहना है कि वे सभी बालक जो सामान्य बालक से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक बालक से भिन्न हो, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। वे जितने भी दुनिया में बालक हैं जो सामान्य से इन चारों पैरामीटर पे अगर अलग हैं, इनके अनुसार कि अगर वो शारीरिक रूप से अलग है, कोई ऐसा बच्चा है जो सामान्य बालक से शारीरिक रूप से भिन्न है, मानसिक रूप से भिन्न है, सामाजिक रूप से भिन्न है, या फिर संवेगात्मक रूप से अगर वो अलग दिखता है, अलग समझ में आता है, तो वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। अर्थात मैं बहुत कम शब्दों में कहूं तो वो सभी बालक जो सामान्य से अलग दिखते हो, अलग सोचते हो, अलग करते हो, वो सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो अच्छा करते हो, चाहे वो सामान्य से खराब करते हो, चाहे वो सामान्य बालक से बहुत तेज काम करते हैं या सामान्य बालक से स्लो कार्य करते हैं। ये स्लो और तेज ये दोनों ही विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। अर्थात सामान्य बालक के अलावा जितने भी बालक हैं वो सब विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। एक आखिरी लाइन में कि जो सामान्य से भिन्न है किसी भी क्षेत्र में, वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। तो अब हमने समझना शुरू कर दिया है कि विशिष्ट का मतलब सुपीरियर नहीं है। विशिष्ट का मतलब वो जो सामान्य बालक से किसी भी मामले में भिन्न है, अलग है, वो विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएगा। याद करेंगे बात, आज से दिमाग में रहे कि वो सभी बालक जो सामान्य बालक से किसी भी मामले में आगे है या पीछे है, अगर विभिन्न भिन्न है, तो वो सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। अब विशिष्ट बालक के प्रकार को जानते हैं कि वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। सामान्य बालक को छोड़ दिया जाए तो और कितने
भागों में या कितने प्रकार के बच्चे हमारे सामने अक्सर देखे जाते हैं या हमारे कक्षा कक्ष में मिलते हैं हमको या उनको हमको पढ़ाते हैं हम लोग उनको। तो ये बात जानने के लिए हमने विशिष्ट बालक के प्रकार के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण दिया है कि विशिष्ट बालक के लगभग कितने प्रकार हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं विशिष्ट बालक में सबसे पहला प्रतिभाशाली बालक। ये समझने के पहले सबसे पहले हम समझेंगे टर्मन के बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। एक हमारे मनोवैज्ञानिक टर्मन महोदय ने हमारी जो बुद्धि है, मानव की जो आईक्यू है, उसका उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया था कि आपकी आयु कितनी है। उसका मेजरमेंट करने के बाद आपकी आईक्यू कितनी आती है और उस आईक्यू को अगर टेबल में हम देखें तो हम किस श्रेणी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आयु बुद्धि लब्धि, जिसको हम अंग्रेजी में आईक्यू इंटेलिजेंस क्वालिटी या इंटेलिजेंस क्यूरेसी कहते हैं, उसको हम इस टेबल में देखें तो एक सामान्य जो बालक होता है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। जैसा आप टेबल में देख पा रहे हैं, 90 से 110 जिसकी बुद्धि लब्धि, जिसका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच होता है, उसको हम सामान्य बालक कहते हैं। और इसके अलावा, इस लाइन के अलावा, इस सामान्य के अलावा जो मैं यहां मार्किंग कर रहा हूं, इसके अलावा बाकी जितने भी बालक हैं वो सभी बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो आपको याद रहेगा सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। हर जगह पूछा जाता है, नेट, सेट, टेट, सीजीटेट या सभी प्रतियोगिता परीक्षा या वार्षिक परीक्षाओं में जिसका संबंध सीधे बालक मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान से हो, उसका एक मुख्य क्वेश्चन है कि एक सामान्य बालक की आईक्यू कितनी होती है। तो सामान्य बालक की आईक्यू क्या होती है? 90 से 110 के बीच होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि आईक्यू को निकालते कैसे हैं? हमको कैसे पता कि आईक्यू कैसे निकली, हमारी आईक्यू कितनी, हम कैसे मेजर करें? तो आईक्यू मेजर करने के लिए ढेर सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण बने हुए हैं और कुछ सामान्य परीक्षण है जिसके माध्यम से आप घर बैठे बैठे भी आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं किसी बच्चे का, और आप अपना भी आईक्यू टेस्ट किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर करके और अपने आप की संतुष्टि कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी आईक्यू है, हम कितने होशियार हैं। तो आईक्यू जो टेस्ट का परीक्षण का जो फॉर्मूला होता है उसकी मैं चर्चा करूं तो आईक्यू बराबर MA/CA into 100, ये फॉर्मूला है। इंटेलिजेंस क्यूरेसी बराबर MA/CA into 100। अब MA का मतलब क्या है? MA का मतलब है मेंटल एज और CA का मतलब करेंट एज या क्रोनिकल एज गुणे 100। अब मैं मान लेता हूं किसी बालक का परीक्षण करना है, किसी बालक की बुद्धि को नापना है, तो ढेर सारे बुद्धि परीक्षण है। तो उन बुद्धि परीक्षणों में से आपने क्या किया, बालक को 10 प्रश्न दे दिया। कितने प्रश्न दे दिए आपने? 10 प्रश्न दे दिए उनके स्तर के। अगर क्लास 6वीं का बच्चा है तो 6वीं क्लास के बच्चे के मानसिक स्तर का आप उनको 10 प्रश्न हल करने दीजिए और प्रति प्रश्न आप 3 नंबर का रख लीजिए। एक प्रश्न की संख्या कितनी हो गई? 3 नंबर, ठीक है। प्रति प्रश्न 3 नंबर। आपने 10 प्रश्न दिया। अब उसमें से कुछ सामान्य ज्ञान, कुछ करेंट अफेयर, कुछ विज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, गणित, इस सबसे संबंधित आप 10 प्रश्न बच्चे को दे दीजिए उनके मानसिक स्तर के अनुरूप। अब 10 प्रश्नों में से बच्चा जितने क्वेश्चन सही करता है, जितने नंबर पाता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर। अगर मान लेते हैं कि बच्चे की 6वीं में पढ़ रहा है, बच्चे की आयु हो सकती है 12 वर्ष और बच्चे ने कुल मिला के 6 क्वेश्चन सही किया। 10 प्रश्न आपने दिया था 3-3 नंबर का, बच्चे ने 6 प्रश्न को सही अटेम्प्ट किया, तो बच्चे का प्राप्तांक कितना होगा? 6×3=18। तो आईक्यू बराबर मेंटल एज हो जाएगा 18। जो बच्चे ने प्राप्तांक किया, जो बच्चे का स्कोर है, वो उसका MA होगा, मेंटल एज होगा। और बच्चे की आयु मैंने कितनी बताई थी? 6वीं क्लास में पढ़ रहा है, बच्चे को उम्र है 12 साल। तो करेंट एज कितना हो गया? 12 गुणे 100 करते हैं तो कितना आएगा? 150 आएगा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने आईक्यू का फॉर्मूला बताया। आईक्यू बराबर MA/CA। MA मतलब मेंटल एज, मानसिक उम्र, और CA मतलब करेंट एज या क्रोनिकल एज, जो वास्तविक उम्र है बालक की, गुणे 100। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट डेवलप किया 10 क्वेश्चन का और पर सही क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया। हमने देखा कि हमारा बच्चा 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन सही लगाता है, उसको मार्क्स कितना मिलेगा? 6×3=18 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। बच्चे ने 18 नंबर पाया और बच्चे की आयु कितनी थी? 12 वर्ष। ऐसा हम सोच के चल रहे थे, मान के चल रहे थे।
तो हमने 18/12 गुणे 100 कर दिया तो उत्तर आया 150, और 150 इसमें ढूंढेंगे तो क्या आएगा, 140 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली हैं। ये बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। इस तरह हम मानसिक स्तर का मापन करते हैं या बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं। इस मापन के बाद आइए हम जानते हैं कि विशिष्ट बालक के प्रकार। विशिष्ट बालक कितने प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार परिभाषित कर रहा हूं कि वो बालक जो किसी भी मामले में सामान्य बालक से भिन्न हो, अलग हो, वो सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो जिसमें पहला प्रकार मैंने बताया है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रेन। उसका पहला प्रकार है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक आप टेबल में देखेंगे 140 से उसके प्लस, यानी कि जीनियस, वो बालक जो हर कार्य क्षेत्र में सामान्य से हर क्षेत्र में आगे है, शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक सभी क्षेत्र में वो बहुत आगे है, इसलिए उसको हमने प्रतिभाशाली बालक का नाम दिया। और इसके बारे में हम अलग अलग फिर से वीडियो बनाएंगे। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, इनकी पहचान कैसे करें, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी समस्याएं क्या होती हैं, या इनकी समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार करें। तो इस सारे टॉपिक पे, इस 6 टॉपिक में मैं 6 अलग अलग वीडियो इसके नेक्स्ट बनाने वाला हूं। आपको 1 से 2 दिन में मिलते रहेंगे। तो प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो सभी क्षेत्रों में सामान्य बालक से आगे होते हैं या बहुत आगे होते हैं, उसको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जैसा टेबल में देख पा रहे हैं 140 प्राप्तांक है उसके ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 140 के बीच में है तो प्रखर बुद्धि यानी सुपीरियर, 110 से 120 है तो तीव्र। तीव्र मतलब सामान्य से आगे रहता है, हमेशा सामान्य से आगे चलेगा। तो सामान्य बालक 1 मिनट में काम करेगा तो 1.5 मिनट में कर लेगा, हमेशा उससे आगे रहेगा। सामान्य बालक 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करता तो 12 क्वेश्चन करेगा, इस टाइप के। अगला है सामान्य बुद्धि बालक, जो हम सभी सामान्य की श्रेणी में आ रहे हैं, जिनकी IQ 90 या 110 के बीच आए। 80 से 90 जो सामान्य के जस्ट नीचे वाले हैं, 80 से 90 उनको हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं, जो हर चीज में सामान्य से पीछे रहते हैं। इन्हें हम कई जगह पिछड़ा बालक और मंद बुद्धि बालक में कंफ्यूजन होता है, उसको मैं आगे जाके कंफर्म करूंगा। आगे बात करते हैं क्षीण बुद्धि बालक, जो मंद बुद्धि बालक से पीछे होते हैं, क्षीण, उनके पास दिमाग काम नहीं करता है, बहुत स्लो लर्नर है, वेरी स्लो लर्नर। उसके नीचे 50 से 70 अल्प, बिल्कुल थोड़ा सा सीखते हैं, 20 बार सीखा थोड़ा सा सीखेंगे। उसके नीचे 25 से 50 IQ वाले हीन या मूर्ख बुद्धि, और 0 से 25 वाले जिसको हम जड़ बुद्धि या महामूर्ख बोल सकते हैं, इडियट्स बोल सकते हैं। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण में अगर आपका IQ पे आता है, आप इसका परीक्षण करेंगे और देखेंगे टेबल में, तो आपकी बुद्धि का स्तर आपको दिखाई देगा कि आप कौन से बुद्धि के मालिक हैं या किस बुद्धि के श्रेणी में आप आते हैं, तब जाके आप बेहतर हो सकते हैं। इस बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण के बाद मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि कोई जरूरी नहीं कि जो बालक मूर्ख बुद्धि में है या फिर मूढ़ बुद्धि में या क्षीण बुद्धि में है, उस बालक का विकास नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि का वर्गीकरण किया गया ताकि बच्चे के बुद्धि का मापन करने के पश्चात उन्हें हम सही गाइडेंस, सही काउंसलिंग या सही उनको लाइन दे सकें, जिससे बच्चे अपना विकास इससे आगे कर सकें। आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, तुलसीदास का नाम सुना आपने, क्योंकि आज हमारे तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। उसके ऊपर ढेर सारे वेबिनार सेमिनार आपने सुना, काफी मोटिवेट हुआ। उनका ही उदाहरण दूंगा मैं कि तुलसीदास एक कहे कि जड़ मूर्ख बुद्धि बालक थे या फिर महामूर्ख बालक थे। वो जिस डाल पर बैठते उसी डाल को काटते थे। लेकिन एक समय आया जब उनकी पत्नी हुलसी और गुरुजी ने ऐसा मोटिवेट किया, पत्नी की फटकार और गुरु के मार्गदर्शन ने उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। आज तुलसीदास का रामचरितमानस से लेकर जितनी ढेर सारी विधाएं, कथाएं और कविताएं हैं, जितने दोहा छंद हैं, उससे पूरी दुनिया रूबरू हो गई है। तो एक ऐसा जड़ मूर्ख बालक जो जड़ मूर्ख बालक से सीधे प्रतिभाशाली बालक बन सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते। छोड़िए इस मुद्दे को, आगे चर्चा करेंगे इसके अन्य प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार है पिछड़े बालक, वो बालक जो सामान्य बालक से पीछे रहते हैं। आप क्लासरूम में देखते हैं वो प्रेयर में भी पीछे खड़ा होते हैं, बैठने वाले भी फर्स्ट बेंच से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बेंच में बैठते हैं। फर्स्ट सेकेंड वाले सामान्य एक्सेलेंट हो गए, लेकिन पिछड़े बालक है वो चौथे पांचवें बेंचर के होते हैं और वो हर काम में सामान्य से पीछे रहेंगे। कोई असाइनमेंट होगा हाथ बाद में उठाएंगे, हर चीज में थोड़ा सा पीछे रहेंगे सामान्य से। तीसरा प्रकार है मंद बुद्धि बालक,
वे बालक जो किसी विषय वस्तु को 3 बार 4 बार या 5 बार में सीखते हैं, जिसकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है, इसको हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। इसकी विशेषता, पहचान और समस्या, कारण, निवारण, ये सब के बारे में मैं फिर से बता रहा हूं कि अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसके बारे में आपको मैं बेहतर जानकारी दे सकूं। अगला बालक है समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होते तो होशियार हैं, पर हर बात में वो समस्या आती है उनको। मैडम मैं यहाँ जाऊं तो कैसे जाऊं, वो लिखूं तो कैसे लिखूं, उनके मन में द्वंद्व चलता है। उस द्वंद्व के कारण एक संघर्ष होता है और हर बात में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, इसलिए उनको हम समस्यात्मक बालक या प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट कहते हैं। इसके बारे में भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आपको। अगला है अधिगम निर्योग्य बालक, लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन। ऐसे बालक जो दिखने में सामान्य दिखते हैं, लेकिन कोई अधिगम की बात होगी, सीखने की बात होगी या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वो बालक काफी सुस्त रहते हैं, सीखना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। इसका मुख्य कारण है उनका आलस्य। वो आलस्य के कारण इतना लिप्त है कि उठकर हिलना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, इसलिए उनको अधिगम निर्योग्य बालक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे बालक जो 10 बार सिखाने पर, बार बार सिखाने पर भी सीख नहीं पाते, उसको हम अधिगम निर्योग्य बालक कहते हैं या फिर अधिगम अयोग्य बालक कहते हैं। आपको कई यहाँ दिखेगा अधिगम निर्योग्य बालक, अधिगम अयोग्य बालक, इस तरह के लाइनें आपको दिखेंगे। और अंग्रेजी में लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन ही दिखेगा। और आखिरी के रूप में शारीरिक रूप से न्यूनतम विकलांग बालक, वो बालक जो मानसिक रूप से ठीक है पर शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत विकलांग है, जैसे कम देखना, एक आंख का न होना, कम सुनना या कम समझना। खासकर इसमें सुनना और देखना बेहद जरूरी आता है। इसके अलावा एक हाथ का ना होना, शरीर का तिरछा होना, पैरालाइज होना, शरीर की जितनी भी विकलांगताएं हैं इसमें है, दिव्यांगता हम कहेंगे इस वर्तमान जीवन में कि जितने भी दिव्यांगताएं हैं वो सब इसमें शामिल है, जिसके कारण बच्चा हीन भावना का शिकार बनता है और किसी विषय वस्तु को वो सीखने में काफी समय लेता है या सीख नहीं पाता है। आप देखे होंगे एक बच्चा जो कम सुनता है, भले ही पढ़ने में तेज है, पर टीचर्स की बात को सुनने में थोड़ा उसके कान खराब है, वो सुनाई उसको कम देता है। ऐसी स्थिति में कक्षा कक्ष के जो अन्य दोस्त होते हैं, अन्य बच्चे होते हैं, उसे काफी चिढ़ाते हैं, डराते हैं या उसको मजाक बनाते हैं। इस मजाक के कारण बच्चा अपना समय से विकास नहीं कर पाता है और अच्छी बातों को जल्दी सीख नहीं पाता है, क्योंकि उसका आधा दिमाग उस मजाक में, उस खिल्ली उड़ाने में लगा रहता है कि अब मेरा मजाक कौन उड़ाएगा, वो मुझे ऐसे बोलते हैं। वो अपने डिसेबिलिटी को लेके बाकी काफी संकुचित रहता है, काफी डरा सहमाता है, जिसके कारण वो किसी विषय वस्तु को अच्छे से सीख नहीं पाता है। ठीक वही बात अगर व्यक्ति को अच्छे से दिखाई नहीं देता बालक को, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, उस उपहास और हिलने के कारण वो किसी विषय वस्तु को जल्दी सीख नहीं पाता। कुछ उसमें पैर से लगे, हाथ से लूले, शरीर के तिरछे या गर्दन छोटी, गर्दन बड़ा, शरीर पतला, चेहरा छोटा, जितने भी डिसेबिलिटी चाहते हैं बालकों में, वो सब इसमें उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनको कैसे पढ़ाएं, उनकी बुद्धि को कैसे तेज करें, कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब के बारे में फिर अलग अलग चर्चा करूंगा। लेकिन इसके बारे में अगर कोई प्रश्न होता है तो आप जरूर पूछें। इतने में से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जिसमें मुख्य क्वेश्चन है कि सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 90 से 110। ये वर्गीकरण आप याद कर लीजिए। इसमें से आपको एक क्वेश्चन, मेरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन जरूर आता है हर परीक्षा में आईक्यू के ऊपर, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है या वो सामान्य बालक से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ऐसा करके कोई एक प्रश्न पूछ सकता है। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि वे सभी बालक जो सामान्य बालक से किसी भी मामले में, किसी भी क्षेत्र में अगर अलग हैं, चाहे अच्छा करते हैं चाहे खराब करते हैं, वो सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे, जिसको हमने 6 प्रकार में बांटा है। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बारी बारी सबको समझेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। अगर इस बात में कोई समस्या या कोई प्रश्न आपके दिमाग में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो को जल्दी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, तुरंत पहुंचे। तो जल्दी आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन को और बने रहें अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।